गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने गुणनखंड, गुणज और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है वह है अभाज्य गुणनखंडन। हमने लास्ट क्लास में गुणनखंड सीखे थे। आज हम सीख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का अर्थ होता है दी गई संख्याओं के गुणनखंडों को इस रूप में लिखना जिसमें केवल अभाज्य संख्याएं हो। दी गई संख्या के ऐसे गुणनखंड लिखना जिसमें केवल अभाज्य संख्याएं ही हो। अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। वापस समझिए, दी गई संख्या के ऐसे गुणनखंड लिखना जिसमें केवल अभाज्य संख्याएं हो, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम लेते हैं 24। पहले हम इसके सिर्फ गुणनखंड करते हैं। तो 24 के गुणनखंड आगे 1 लिखना और पीछे जो संख्या लिखी गई है। अब 24 2 से विभाजित है, 2 आगे, और 24 का भाग 2 में देना कितनी बार जा रहा है वह संख्या पीछे। 24 3 से भी विभाजित है, 4 और 2 6, 3 से भी विभाजित है, और 3 से कितनी बार है, 4 से भी विभाजित है। 5 से विभाजित नहीं है क्योंकि इकाई अंक 4 है, और फिर 6 से विभाजित है, लेकिन 6 हम लिख चुके हैं तो सवाल अपना खत्म हो जाएगा। ये तो थे 24 के सिर्फ गुणनखंड, क्योंकि देखिए इसमें सभी संख्याएं वो अभाज्य संख्याएं भी हैं, भाज्य संख्याएं भी हैं, जबकि हमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करना है। इसमें दी गई संख्याओं के ऐसे गुणनखंड लिखते हैं जिसमें केवल अभाज्य संख्याएं हों। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए इसे हम इस विधि, भाग विधि से करेंगे इस तरह से। अब देखिए 24 अभाज्य संख्याएं हमने पढ़ी थी, 2 3 5 7 11 13, इस तरह से अभाज्य संख्याएं जिसके अंदर वह केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब ये संख्या सम है। यदि यहाँ कोई संख्या सम हो तो यहाँ हमेशा 2 ही आएगा। 24 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, लेकिन हमें सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है। तो 24 का भाग 2 में देंगे 12 बार। क्या अभी भी ये सम संख्या है? तो हम देखते हैं इकाई अंक 2 है तो ये 2 से विभाजित है, तो फिर 2 का ही भाग देंगे 6 बार। अब 6 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, हमें लिखनी है सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या 2 है, 2 का भाग देंगे 3, और 3 सिर्फ 3 से विभाजित होता है, और लास्ट में आ जाएगा 1। हमें ये भाग प्रक्रिया दोहराता रहना है जब तक कि हमें लास्ट में क्या नहीं मिल जाता, 1। पूरा भाग जब तक खत्म नहीं होता तब तक हमें करना है। अब जो ये संख्या है इनको बाहर लिख लेंगे गुणा के रूप में। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब अगर हम इनका गुणा करके देखें तो वापस हमें 24 संख्या मिल जाएगी। देखिए 3 का 2 से, 3 दूनी 6, 6 का 2 से 12, और 12 का 2 से 24। तो हमारा यह अभाज्य गुणनखंड सही है। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड ये होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि इसमें सिर्फ अभाज्य संख्याएं ही हैं। गुणनखंड कहेंगे तो हम इस तरह से करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड कहेंगे तो इस तरह से करेंगे। एक और संख्या ले लेते हैं 20। यदि हम इसके सिर्फ गुणनखंड करें तो 1 और 20 वही तरीका, एक संख्या आगे लिखनी, एक संख्या पीछे लिखनी। अब 20 2 से विभाजित है
10 बार। 3 से, तो 3 से विभाजित नहीं है, 4 से विभाजित है और 5 बार। फिर 5 से विभाजित है, लेकिन हम 5 लिख चुके हैं तो सवाल हमारा खत्म हो जाएगा। ये तो था एक सिर्फ गुणनखंड। हमें लिखने हैं अभाज्य गुणनखंड, तो वही तरीका भाग वाली विधि। अब 20 सम संख्या है, तो हमने अब इसी का सम संख्या होते ही हमें सिर्फ 2 ही लिखना है, और 20 में 2 का भाग दे देंगे 10, 10 में फिर 2 का भाग 5। अब देखिए 5 में 2 का भाग नहीं जा रहा, तो 2 के बाद 3 को चेक करना, 3 का भी नहीं जा रहा, फिर 5, तो 5 का भाग जा रहा है, और एक बार 1 मिल गया, हमारा सवाल यही समाप्त हो जाएगा। अब इनको गुणा के रूप में लिख लीजिए, और अब चेक कर सकते हैं 5 का 2 से गुणा 10 और 10 का 2 से गुणा 20, वापस हमें संख्या मिल जाती है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक, अभाज्य गुणनखंड। अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है महत्तम समापवर्तक, जिसे हम मसब और HCF कहते हैं। अगला टॉपिक है महत्तम समापवर्तक या मसब HCF क्या होता है। मसब से तात्पर्य दी गई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में से सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड महत्तम समापवर्तक कहलाता है। वापस समझते हैं, मसब का अर्थ होता है दी गई संख्याओं के गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दी गई संख्याओं के गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड ही महत्तम समापवर्तक कहलाता है। वापस समझिए, दी गई संख्याओं के गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं हमारे पास संख्या है 12 और 18, हमें इस संख्या का मसब ज्ञात करना है। तो इसे हम 2 विधि से ज्ञात कर सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो अभी हमने पढ़ी है। अभी हम दोनों विधि से निकाल के देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं गुणनखंडन विधि से। तो पहले 12 संख्या दे रखी है, 12 के गुणनखंड कीजिए। तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 12, 12 2 से भी विभाजित है 6 बार, और 12 3 से भी विभाजित है 4 बार, और 12 4 से विभाजित है, वो हम लिख चुके हैं। तो यही हमारा समाप्त हो गया। इसके बाद हम लेते हैं 18। तो वही विधि, 1 आगे और 18 पीछे। क्या 18 2 से विभाजित है? तो हम देखते हैं 2 के पहाड़े में ये 9 बार आता है, तो 9 पीछे। 3 से भी विभाजित है, 3 के पहाड़े में ये 6 बार आता है। 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से विभाजित है, लेकिन वो हम लिख चुके हैं। तो हमारा यही सवाल समाप्त हो गया। अब लिखेंगे सार्वगुणनखंड।
सार्वगुणनखंड का अर्थ हमने सीखा था ऐसी संख्याएं जो दोनों संख्याओं के अंदर उभयनिष्ठ हो या कॉमन आ रही हो, उन संख्याओं को लिखना। तो देखते हैं, 1 दोनों में आ रहा है, 2 भी दोनों में आ रहा है, 3 भी दोनों में आ रहा है और ये 6 दोनों में आ रहा है। उन संख्याओं का सार्वगुणनखंड का अर्थ होता है उन संख्याओं को लिखना जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। अब इसका मतलब क्या होगा? तो देखिए, मतलब की परिभाषा में लिखी गई है कि दी गई संख्याओं के गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, यानी ये सार्वगुणनखंड आए, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 6, तो इसका मतलब होगा 6। जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही इसका मतलब होगा। ये तो थी गुणनखंड विधि। अब हम देखते हैं दूसरी विधि, वो है अभाज्य गुणनखंडन विधि। इस विधि में क्या करना है? इन संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो पहले हम लेते हैं 12। अब 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए, 12 सम संख्या है, तो इसके अंदर हम 2 का भाग दे देंगे 6 बार। 6 भी सम संख्या है तो 2 का भाग 3, और 3 में सिर्फ 3 का ही भाग जाता है। इस तरह से ये हमने 12 के किए। अब हम करेंगे 18 के। तो 18 भी सम संख्या, इसमें भी पहले 2 का भाग 9। अब देखिए, 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो 2 के बाद 3 को चेक करेंगे। 3 का जा रहा है 3 बार, और 3 में 3 का ही भाग जाएगा। इस तरह से सबसे पहले करना इसके अभाज्य गुणनखंड। अब जो बाहर संख्याएं उनको लिख लेंगे। 12 के आंसर है 2 गुणा 2 गुणा 3, और 18 के हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। ये जो संख्या है इनको वापस गुणा के रूप में नीचे लिखना। अब लिखेंगे मसब। मसब में जो संख्याएं कॉमन है उनके ऊपर गोला लगा देंगे। दो यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, 2 यहां आ रहा है लेकिन यहां नहीं है, इसीलिए गोला नहीं होगा। 3 यहां पर आ रहा है, यहां भी है, तो दोनों के ऊपर गोला करेंगे। 3 यहां है, इधर एक और नहीं है, तो इसके ऊपर भी गोला नहीं होगा। अब जिन संख्याओं के ऊपर गोला है उनको गुणा के रूप में लिख लो, कोई भी एक एक बार, चाहे इस लाइन वाले लिखो चाहे ये लाइन, कोई भी एक लाइन को लिखो। हम ऊपर वाली लाइन लेते हैं तो 2 और 3, तो उत्तर हो जाएगा 2 का 3 से गुणा 6। आंसर दोनों में समान ही आएगा। 2 अलग अलग विधि है, ये गुणनखंडन विधि है और ये अभाज्य गुणनखंड की विधि है। अब या तो परीक्षा में सीधा लिखा हुआ है कि निम्न के गुणनखंड अब महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, तो करना है, किंतु कभी कभी डायरेक्ट नहीं लिखा हो तो हमें कैसे पता चले कि हमें मसब ज्ञात करना है या कुछ और करना है? तो ध्यान रखना, यदि परीक्षा में प्रश्न के अंदर देखने के बाद हमें पता चलता है कि हमें उस सवाल में सबसे बड़े, अधिकतम, बड़े से बड़े, इन तरह के शब्दों का प्रयोग होगा, तो हम मसब का प्रयोग करेंगे। आगे हम सीखेंगे, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक मसब। अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। हमारा तीसरा टॉपिक है लघुत्तम समावर्तक, लसब या एलसीएम। महत्तम समावर्तक हमने पढ़ा था कि दी गई संख्या के गुणनखंडों में से सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो लघुत्तम समावर्तक का अर्थ होता है दी गई संख्याओं के गुणनखंडों में सबसे छोटा सार्वगुणज। वापस समझिए,
दी गई संख्याओं के गुणजों में सबसे छोटा सार्वगुणज लिस्ट कॉमन मल्टीपल ही देखिए लघुत्तम समावर्तक या लसब दी गई संख्याओं के गुणजों में सबसे छोटा सार्वगुणज ही लसब कहलाता है। इसे भी हम दो विधि से, एक सार्वगुणज वाली विधि से और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि, दोनों विधि से कर सकते हैं। कैसे? जैसे उदाहरण की तरफ देखते हैं। मान लेते हैं उदाहरण है 24 और 36। हमें बोला गया है कि 24 और 36 का लसब निकालिए। तो पहले हम सार्वगुणज विधि से करते हैं। तो सार्वगुणज विधि में हमने सीखा था कि जो संख्या लिखी गई हो पहले उसका पहाड़ा लिख लीजिए। तो 24 का पहाड़ा लिख लेते हैं। पहली संख्या 24 का पहाड़ा लिख लेंगे। इसी तरह दूसरी संख्या 36 है, 36 का भी हम पहाड़ा लिख लेंगे। चौबीस का पहाड़ा लिख लेंगे। इसके बाद हम 36 का पहाड़ा लिख लेंगे। अब लिखेंगे सार्वगुणज। सार्वगुणज का अर्थ वह संख्या जो दोनों में हो रही है। तो 72, 144, 216, इस तरह आगे चलती जाएगी। अब लसब क्या कहलाता है? सबसे छोटा सार्वगुणज। अब देखिए इन सब में सबसे छोटा कौन है? 72। तो इसका लसब हो जाएगा 72, जो सबसे छोटा होगा। ये तो थी सार्वगुणज विधि। अब हम दूसरी विधि की तरफ देखते हैं, और दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंडन। जिस तरह हमने मसब में अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने मसब निकाला था, तो उस सवाल में हमने क्या किया था? दोनों संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड किए थे। लेकिन जब हमें लसब निकालना हो तो दोनों संख्याओं के एक साथ गुणनखंडन करेंगे। कैसे? लसब में सभी संख्याओं को एक साथ लेते हैं और मसब में उन संख्याओं को अलग अलग लेते हैं। जैसे इसमें देखिए 24 सम संख्या है 2 से विभाजित, 36 भी सम संख्या है 2 से विभाजित। तो पहले हम 2 का भाग दे देंगे। अब 2 का भाग 24 में 12 बार और 2 का भाग 36 में 18। अब ये 12 भी सम संख्या है, ये भी 2 से विभाजित है, और 18 भी सम संख्या, ये भी 2 से विभाजित है। तो फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 12 जाएगा 6 बार और 18 हो जाएगा 9 बार। अब ध्यान देना, 6 2 से विभाजित है, लेकिन 9 2 से विभाजित नहीं है, यह 3 से विभाजित है। समझना, 6 जो है वह 2 से विभाजित है और 9 जो है वो 3 से विभाजित है। तो दोनों में से छोटा कौन है? 6 2 से विभाजित है और 9 3 से। इन दोनों में छोटा कौन है? 2। तो पहले हम 2 का विभाजित करेंगे।
तो 2 का विभाजन 6 में 3 बार। अब 2 का विभाजन 9 में हो नहीं सकता, तो उसे वापस वैसा का वैसा लिख लेंगे। अब 3 3 से विभाजित, 9 भी 3 से विभाजित, तो 3 का विभाजन कर देंगे, ये आएगा 1 बार और ये आएगा 3 बार, और ये वापस 3 से विभाजित है, 1 को तो 1 के लिखेंगे और इसको भी 1। जिस तरह वहाँ हमने लास्ट में 1 लाया था, उसी तरह इस सवाल में भी अंत में हमें 1 ही लेके आना है और हमारा सवाल समाप्त हो जाएगा। अब वहाँ लिखते थे अलग अलग, यहाँ इन सबको एक साथ लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, सभी संख्याओं को लिख लेंगे और अब इनका गुणा करेंगे। तो देखिए 3 का 3 से गुणा 9, 9 का 2 से 18, 18 का 2 से 36 और 36 का फिर 2 से 72। आंसर वही आएगा, करने की विधि अलग अलग है। ये थी सार्वगुणज विधि और ये थी अभाज्य गुणनखंडन विधि। अब हम इसके एक एक सवाल देख लेते हैं। जिस तरह हमने मसब में सीखा था, सबसे बड़ा, सबसे अधिक, सबसे लंबा, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो हम मसब करेंगे। उसी तरह लघुत्तम समावर्तक के लिए कम से कम, न्यूनतम, सबसे छोटा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा तो हम लसब निकालेंगे। कैसे, एक उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है एक कमरे की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। वह सबसे बड़े फीते की लंबाई, फीता यानी कि रस्सी की तरह हम कुछ भी कह सकते हैं जो मापने के यूज़ आता है, लंबाई ज्ञात कीजिए जो फर्श को पूरा पूरा माप सके। हमें लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और हमें पूछा है कि सबसे बड़े फीते की लंबाई ज्ञात करो जो फर्श को पूरा पूरा ढक सके। तो देखिए इस सवाल में शब्द का प्रयोग हुआ है सबसे बड़े। सबसे बड़े का अर्थ होता है बड़ी से बड़ी। तो हमने अभी सीखा था जब सबसे बड़े की बात होती है तो हम इस सवाल में मसब निकालते हैं। कैसे करेंगे, कमरे की लंबाई कमरे की चौड़ाई अब हमें निकालना है सबसे बड़े फीते की लंबाई। तो ध्यान रखिए हमें सबसे बड़े फीते की लंबाई याद करनी है तो हम इसके अंदर लसब की जगह मसब निकालेंगे क्योंकि बड़े की बात हुई है। तो मसब में हमने सीखा था अभाज्य गुणनखंड विधि में अलग अलग करके। तो पहले हम निकालेंगे 25 का। तो देखिए 25 विषम है, 2 से तो विभाजित नहीं है, 3 से तो अंकों को जोड़ते हैं, 5 और 2 मिलके 7 हो गए, तो 3 से भी विभाजित नहीं है। तो ये 5 से विभाजित है क्योंकि इकाई अंक 5 है। 25 का अंदर 5 का भाग जाएगा
5 बार और 5 में 5 का एक बार। इसी तरह हम 30 का भी निकाल लेते हैं। अब 30 सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग 15। अब 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, तो हमें लिखनी है सबसे छोटी संख्या। तो पहले 3 इस तरह से लिख लेंगे। अब जो आंसर आए उनको गुणा के रूप में, 25 का आंसर है 5 गुणा 5 और 30 का आंसर है 2 गुणा 3 गुणा 5 और मतलब हो जाएगा। ऐसी संख्या जो दोनों में आपको बेनिश दिख रही है, तो हम देखते हैं 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 एक और है लेकिन यहाँ पर एक ही है, तो सिर्फ एक बार ही और इनका गुणा कर देंगे। जो बच गए उनको एक बार लिखेंगे, किसी भी एक लाइन में एक बार, तो हमारा मसब आ जाएगा 5 मीटर। धन्यवाद।